ठीक है। गुड इवनिंग दोस्तों, चैनल आई एस थिंक टैंक पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका फ्रेंड पार्थ लेकर के आया हूँ पॉलिटी का अगला अध्याय, दैट इज हाई कोर्ट। जैसा कि हम लोग, आपको पता है, लक्ष्मीकांत सीरीज कर रहे थे और फिल्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मेनली यूपीएससी के लिए हम लोग तैयारी कर रहे थे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, आपका बहुत अच्छे से प्यार मिल रहा है ना। और इसके बाद मैं अभी बता दूं, जो लाइनअप है सब्जेक्ट वो है आपका इकोनॉमिक्स, है ना। और इतना टाइम मिलेगा इकोनॉमिक्स में, आपको पता है लक्ष्मीकांत बहुत बल्क की है और अभी मैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा मैं आपको कहूँ कि जब एक लक्ष्मीकांत खत्म हो जाएगा तो हम इसके पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे साथ में, और साथ में इकोनॉमिक्स पढ़ते रहेंगे। यूपीएससी का मेंस चल रहा है, उम्मीद करते हैं जिस साल के भी आप एस्पिरेंट हो, आपका भी मेंस रहे उस साल, है ना। पेपर अच्छा आया है तो जरूर करंट इश्यूज पढ़ना जरूरी है, तो आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहिए। सर आप नहीं पढ़ाएंगे, देखिए अकेले एज अ वर्कफोर्स मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ना। स्लोली स्लोली इसको एक्सपैंड करेंगे तो शायद मैं और लोगों को इन कराऊं। फिलहाल बिना टाइम वेस्ट करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मेट आपको पसंद आया होगा, लिखने प्लस समझने वाला। तो हम लोग पिछली क्लास में स्टेट लेजिस्लेचर किए थे। अब स्टेट लेजिस्लेचर में हम स्टेट का ही पार्ट 6 के जुडिशरी की बात करते हैं, दैट इज हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, न्यायालय, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात कर ले कि हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट, ये पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है, किसमें है? पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। यही चीज यहां लिखा हुआ है, ये पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो एक स्टेट का एक हाई कोर्ट होना चाहिए, एक स्टेट का वन हाई कोर्ट होना चाहिए। लेकिन सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट, याद रखिएगा 1956, इसने कहा कि वन हाई कोर्ट जो है वो टू या मोर स्टेट को कवर कर सकता है ना, टू या मोर स्टेट को कवर कर सकता है। तो इसके बाद बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हाई कोर्ट है जो मल्टीपल स्टेट को कवर करते हैं, जैसे एग्जांपल चंडीगढ़ हाई कोर्ट। तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट जो है उसके जुरिस्डिक्शन में पंजाब है प्लस हरियाणा है। इसके अलावा एक यूनियन टेरिटरी भी है, दैट इज चंडीगढ़, है ना। इसके अलावा और भी है, जैसे बॉम्बे, बॉम्बे हाई कोर्ट है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट है, उसके साथ दादर एंड नगर हवेली है एंड दमन एंड दीव है। पहले दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव जो है वो एक ही अलग अलग यूटी थे। आपको भी पता है कि 2019 में के बाद दोनों को 2020 में एक एक्ट लाई गई, जिसकी बिल लाया गया, जो जिसके द्वारा दोनों को एक यूटी में कंबाइन कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ बता दूं, दिल्ली एकमात्र, दिल्ली एकमात्र अपना ऐसा यूटी है जिसके पास खुद का हाई कोर्ट है, जिसके पास खुद का हाई कोर्ट है। अन्यथा बाकी तमाम यूटीज के जो हाई कोर्ट हैं वो किसी हाई कोर्ट के साथ अटैच्ड हैं। जैसे अंडमान का जो है कैलकाटा हाई कोर्ट है, लक्षद्वीप का जो है वो आपका केरला का जो हाई कोर्ट है, पौंडीचेरी जो है वो चेन्नई हाई कोर्ट के साथ कंबाइंड है। जो आपका दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव है, वो जो है आपका बॉम्बे हाई कोर्ट के साथ कंबाइंड है। इस चंडीगढ़ है जो है वो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में है। तो अपना होना जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? दिल्ली का है, जिसका फुल फ्लेजेड अपना एक हाई कोर्ट है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर में जो आपको याद रखने चाहिए। यही कहानी यहाँ लिखी गई है पूरी, जो मैं आपको यहाँ समराइज में बता दी। ठीक, कुछ हिस्ट्री की भी बातें हैं जो भी आपको याद होनी चाहिए कि पहला हाई कोर्ट, कुछ हिस्ट्री की भी बातें हैं कि भाई पहला हाई कोर्ट कब बना। तो फर्स्ट हाई कोर्ट जो आया इंडिया के अंदर, ठीक है, फर्स्ट हाई कोर्ट आप देख सकते हैं 1862 में बना था। तीन जो प्रेसिडेंसी थे, आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, कैलकाटा, बॉम्बे एंड मैड्रास, है ना। कैलकाटा, बॉम्बे एंड मैड्रास, जो कि आज का चेन्नई है, यहां पे हाई कोर्ट आए। इसके बाद आगे 1866 में, जहां तक मुझे याद है, डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट आया। फिर स्लोली स्लोली हाई कोर्ट आने लगे। तो ये याद रखने का है कि पहले जो तीन हाई कोर्ट थे वो 1862 में बनाए गए थे। तीनों प्रेसिडेंसी को मिले थे, दैट इज बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मैड्रास प्रेसिडेंसी एंड कैलकाटा प्रेसिडेंसी, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, यही पूरी कहानी यहाँ लिखी हुई है। कुछ यहाँ बातें हैं कि जैसे मान लीजिए कि किसी हाई कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन हो, जनरली
कहां तक होती है उस स्टेट की, जैसे पटना हाई कोर्ट है तो उसकी जुरिस्डिक्शन बिहार में होगी, है ना। लेकिन अगर वो कोई ऐसा मुद्दा है जिससे बिहार का नेक्सस है पर वो स्टेट से बाहर भी है तो वो भी वहां तक भी उसकी जुरिस्डिक्शन जाएगी, पर क्लियर नेक्सस होना चाहिए बिहार का उस मुद्दे से। तो तीसरी चीज बोल दूं, बता दूं, जो यहां लिखा हुआ है कि अगर एक हाई कोर्ट मल्टीपल स्टेट्स को कवर कर रहा है, जैसे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, तो वहां उसका क्या है, ठीक है, जो उसका जो एक्सटेंशन जुरिस्डिक्शन होगा वो पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में होगा, उसके बाहर नहीं होगा, ठीक है। अनटिल अनलेस की कोई स्पेशल नेक्सस हो किसी मुद्दे से, मान लीजिए कोई मुद्दा बिहार में हुआ लेकिन उसका स्पेशल कनेक्शन है पंजाब हाई कोर्ट, पंजाब से या हरियाणा से, तो वो वहां मुद्दा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन भी आ सकता है। एक और चीज है यहाँ किस आर्टिकल के अंदर है ये मैं बताना भूल गया, आर्टिकल 214 से लेकर के 231 में ये डील किया हुआ है, ठीक है, हाई कोर्ट से रिलेटेड, पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यही पूरी बात है। नेक्स्ट बात है कि पार्लियामेंट जो है, ठीक है, उसका हक है कि किसी हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को वो बढ़ा सकता है और घटा सकता है इन रिस्पेक्ट टू मल्टीपल स्टेट्स। जैसे वो कह सकता है कि भाई पार्लियामेंट जो है, यहाँ वही लिखा है, पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट और एक्सक्लूड द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट फ्रॉम एनी यूनियन टेरिटरी, ठीक है। पार्लियामेंट को हक है कि वो मान कह सकता है कल को कि भाई दमन एंड दीव जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आएगा, गुजरात हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में, ठीक है। तो इस तरीके से वो मामला को डील कर सकता है, ठीक है। या कह, तो यहाँ क्या हुआ, दोनों एक साथ मैंने समझा दिया, बॉम्बे के जुरिस्डिक्शन से ले लिया और गुजरात हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में दे दिया। नेक्स्ट बात आती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाई कोर्ट। हर हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होगा और बाकी कितने जज होंगे वो टाइम टू टाइम हु डिसाइड्स, इट इज द प्रेसिडेंट हु डिसाइड्स। तो याद रखने का है कि हाई कोर्ट पे कितने जज होंगे ये राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं, ठीक है, ये राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं। प्रेसिडेंट डिटरमाइंस स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट, याद रखने का है। हाई कोर्ट का स्ट्रेंथ प्रेसिडेंट, इट इज द प्रेसिडेंट, महामहिम जो होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि हाई कोर्ट की कितनी स्ट्रेंथ होगी। एक चीफ जस्टिस होंगे और बाकी पुसाइंग जजेस होते हैं। आपको मैंने पहले ही बताया कि चीफ जस्टिस के अलावा जो होते हैं दे आर कॉल्ड एज, लॉ से रिलेटेड वर्ड है, पुसाइंग जजेस, ठीक है भाई। कॉन्स्टिट्यूशन याद रखने की चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन इसकी स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है, वो प्रेसिडेंट को दे देता है पावर, प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम डिसाइड कर सकते हैं। जजेस अपॉइंटमेंट कैसे होता है जजेस का, तो देखिए अब जजेस का अपॉइंटमेंट की अगर मैं बात करूं तो दो तरह के जजेस होंगे अपॉइंटमेंट के लिए। एक होंगे भैया किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, एक होंगे अदर देन चीफ जस्टिस दैट इज पुसाइंग जजेस ऑफ हाई कोर्ट, है ना। तो देखिए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को कौन नियुक्त करता है, अपॉइंट करता है। चीफ जस्टिस को हाई कोर्ट को जो नियुक्त करते हैं वो बेसिकली जो गवर्नर ऑफ द, जो प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं। ये मत कंफ्यूज होइएगा कि भैया स्टेट है तो गवर्नर करेंगे, इट इज द प्रेसिडेंट, है ना, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और किसके साथ कंसल्टेशन में, आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न। प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन with presidents in consultation with chief justice of India and governor of state concerned, ठीक। पुसाइंग जजेस दैट इज अदर देन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इसको कौन नियुक्त करता है, इसको भी प्रेसिडेंट करते हैं, है ना, इन कंसल्टेशन, अगेन इन कंसल्टेशन विथ, ठीक है। ये देखिए यहाँ लिखा है हाई कोर्ट इज ऑल्सो कंसल्टेड, एक मिनट, अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस, ये समझिए, एंड वन ऑफ द फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट इज ऑल्सो कंसल्ट। तो समझिए प्रेसिडेंट जो होगा इन कंसल्टेशन विथ, समझिए मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं जो यहाँ कहानी लिखी हुई है। प्रेसिडेंट जो होंगे इन कंसल्टेशन विथ अ कॉलेजियम ऑफ सीनियर मोस्ट जज, सीनियर मोस्ट 2 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना, along with chief justice of India and governor of state concerned, इसके अलावा also चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो समझिएगा जब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट करना है तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, ठीक, किसके साथ कंसल्ट करेंगे,
इन कंसल्टेशन विथ गवर्नर, सॉरी या चीफ जस्टिस, चीफ जहां इन कंसल्टेशन विथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करेंगे और गवर्नर ऑफ स्टेट कंसर्न को कंसल्ट करेंगे। यही यहाँ लिखी हुई है, आप समझ पढ़ सकते हैं। द चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ स्टेट कंसर्न। ठीक, पुसाइन जजेस को नियुक्त करने में प्रेसिडेंट ही करेंगे और वो सीजीआई को कंसल्ट करेंगे, गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसल्ट करेंगे। इसके अलावा जो स्टेट का जो हाई कोर्ट है जिसमें नियुक्ति हो रही है वहां के चीफ जस्टिस को भी कंसल्ट करेंगे। और सीजीआई को कंसल्ट करने का मतलब यहां पर है बेसिकली कोलेजियम, कोलेजियम होता है, कोलेजियम ऑफ टू सीनियर मोस्ट जजेस, उसको कंसल्ट करना। इसी को लेकर के बहुत लड़ाई रही है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में, उसी से रिलेटेड बात का है। सेकंड जजेस केस में, सेकंड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो अपॉइंटमेंट होगी, सुप्रीम कोर्ट ने सेकंड जजेस, आपको पता है, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट में अच्छे से बताया था चीज कि काफी लड़ाई रही एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी में अपॉइंटमेंट को लेकर के। तो सेकंड जजेस केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई जो अपॉइंटमेंट होगी वो तब तक नहीं की जब वो दैट हैज टू बी इन कंकरेंस विद द ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर हाँ कहे तो मानना है, ना कहे तो रिजेक्ट करना है। हालांकि थर्ड जजेस केस में थोड़ा सा जुडिशरी का जो ओपिनियन था वो नरम रहा। उसने कहा कि यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करने का मतलब है कि आपको टू सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन लेनी है, जिसको कोलिजियम कहते हैं। ठीक है, सिर्फ जो सोल ओपिनियन ऑफ चीफ जस्टिस मायने नहीं रखेगा, आपको सीनियर मोस्ट जजेस की ओपिनियन लेनी है, टू सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जिसको कोलिजियम कहते हैं। ये कोलिजियम सिस्टम आया। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज है, अगर कॉमन हाई कोर्ट है, कॉमन हाई कोर्ट है तो वहां पर आप मान लीजिए कि कॉमन हाई कोर्ट है पंजाब हरियाणा, तो दोनों के गवर्नर से बात करनी होगी, कंसल्ट करना होगा नियुक्त करने से पहले। यही चीज दिया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, यहां लिखा हुआ है, मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं। चीफ जस्टिस के लिए सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर को, अदर जजेस के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करना होगा, कॉलेजियम ऑफ सीनियर ऑफ टू मोस्ट सीनियर मोस्ट जजेस को, इसके अलावा जिस हाई कोर्ट में हो रहा है वहां के चीफ जस्टिस को, इसके अलावा गवर्नर को। ठीक, आई होप आपको ये क्लियर होगा। इसके अलावा अब आते हैं क्वालिफिकेशंस क्या है भाई। कोई भी व्यक्ति जब जज बनने जा रहा है हाई कोर्ट का, तो क्वालिफिकेशंस क्या है? पहला कि मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, हो तो अनिवार्य है। दूसरा, उसको एडवोकेट होना चाहिए किसी भी, ठीक है, कि एडवोकेट होना चाहिए किसी भी हाई कोर्ट में, एक हाई कोर्ट में या मोर देन वन हाई कोर्ट में फॉर 10 ईयर्स, या वो जुडिशियल सर्विस में होना चाहिए भारत के अंदर किसी 10 साल तक के लिए। ठीक है, कम से कम, तो ही वो अपॉइंट हो सकता है। इसके अलावा एक चीज यहां ध्यान देने का है कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए एक और प्रोविजन है कि उसको लगना चाहिए प्रेसिडेंट के नजर में कि ही इज एन डिस्टिंग्विश्ड जुरिस्ट। पर यहां पर कोई डिस्टिंग्विश्ड जुरिस्ट जैसा कोई बात नहीं है, तो याद रखिएगा डिस्टिंग्विश्ड जुरिस्ट इज अ क्वालिफिकेशन, कैन बी अ क्वालिफिकेशन इन सुप्रीम कोर्ट फॉर बीइंग अ सुप्रीम कोर्ट जज, बट इट कैन नॉट बी अ क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग अ हाई कोर्ट जज। यही चीज यहां लिखा हुआ है। इसके अलावा कोई मिनिमम एज क्राइटेरिया नहीं है सुप्रीम हाई कोर्ट के जज बनने के लिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए नहीं थी। ओथ और एफर्मेशन, ओथ कौन दिलाता है? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज को ओथ कौन दिलाता था? सुप्रीम कोर्ट के जज को प्रेसिडेंट ओथ दिलाते थे। तो यहां जो अब ओथ दिलाने के लिए इतनी बड़ी चीज नहीं है कि राष्ट्रपति को आना पड़े, तो यहां जो ओथ होंगे वो गवर्नर दिलाएंगे। तो हु टेक्स एडमिनिस्टर्स ओथ? एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर ऑफ स्टेट। चीफ जस्टिस हो चाहे प्रिसाइडिंग जजेस हो, उसको ओथ कौन दिलवाते हैं? गवर्नर दिलवाते हैं, राज्यपाल दिलवाते हैं। ओथ में क्या होता है? टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आप संविधान में विश्वास करेंगे। दूसरा तो हर जगह ही होता है कि भारत की सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, अखंडता और संप्रभुता की रेस्पेक्ट करेंगे, अपने ऑफिस की ड्यूटी को डिस्चार्ज करेंगे, टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज, संविधान को मेंटेन करेंगे और उसके लॉ को इम्प्लाई करवाएंगे। टेन्योर क्या है? तो हाईकोर्ट जज का जो टेन्योर होता है वो 62 ईयर्स है। इसके बाद क्या होगा? वो रिटायर हो जाते हैं, ये उनकी टेन्योर है। सर रिजाइन कर सकते हैं? बिल्कुल रिजाइन कर सकते हैं, रिजाइन कर सकते हैं, भले अपॉइंट, याद रखिएगा अपॉइंटिंग अथॉरिटी गवर्नर है, लेकिन उनका रेजिग्नेशन जो जाता है वो राष्ट्रपति को जाता है। सर क्या जज रिमूव किए जा सकते हैं? बिल्कुल रिमूव कर सकते हैं। अगर पार्लियामेंट में, नॉट इन स्टेट लेजिस्लेचर, यही सब देखिए ऑब्जेक्टिव है जहां वो फंसाता है, पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं,
पार्लियामेंट में अगर रिजोल्यूशन पास कर जा रहा है, ठीक है, रिजोल्यूशन पास कर जा रहा है स्पेशल मेजोरिटी से, ठीक है, तो जज विल बी रिमूव्ड। नॉट अप टिल नाउ, नॉट अप टिल नाउ, लेकिन अब लग रहा है कि शायद जो एक जज है दिल्ली हाई कोर्ट के, जिनके यहाँ से नोटों का बंडल मिला है, ठीक है, उनको शायद हटा दिया जाए, पर देखते हैं पास होता है कि नहीं। अभी हम रिमूवल का प्रोसेस पूरे तरीके से फिर से समझेंगे, या फिर मैं बोल के रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट चैप्टर में मैंने अच्छे से बताया था। सबसे पहले क्या होता है कि पार्लियामेंट में होगा, स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं होगा, पहली चीज जो याद रखनी है। दूसरी चीज क्या याद रखनी है कि मोशन को टेकअप करने के लिए तभी किया जाएगा जब कम से कम 100 मेंबर हो लोकसभा के केस में, ठीक है, या 50 मेंबर हो, अगर राज्यसभा में उत्पन्न हो रहा है तो 50 मेंबर हो उस मोशन के सपोर्ट में। स्पीकर और चेयरमैन को दिया जाएगा। अब वो उसको एडमिट कर सकते हैं या नहीं भी एडमिट कर सकते हैं। अगर वो एडमिट कर लेते हैं तो एक कमेटी बनती है 3 सदस्य की, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं या सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं, किसी एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, ठीक है, और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होते हैं। कमिटी उस आरोपों को इन्वेस्टिगेट करती है। अगर कमिटी को लगता है कि हाँ भाई देयर इज केस ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और गिल्टी, मिसकंडक्ट और गिल्टी, तो वो क्या करती है कि चार्जेस को एक्सेप्ट कर लेती है और फिर हाउस में चला जाता है ये वोटिंग के लिए। हाउस में अगर वोटिंग होते हैं चार्जेस और वो 2/3 मेजोरिटी से पास हो जाता है, स्पेशल मेजोरिटी से, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी मतलब मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस एंड 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग से पास हो जाता है, तो प्रेसिडेंट जो होता है वो इनके रिमूवल का ऑर्डर जारी कर देते हैं। आज तक कोई भी जज के साथ ऐसा नहीं हुआ है। कौन सी मेजोरिटी यूज होती है कमेंट बॉक्स में डालें, मेजोरिटी वाला सेक्शन पढ़ सकते हैं। 4 तरह की मेजोरिटी होती है, सिंपल, स्पेशल, स्पेशल विद स्टेट रेटिफिकेशन एंड इफेक्टिव मेजोरिटी। जैसे मैं कल बताया था स्पीकर वाले केस में इफेक्टिव मेजोरिटी होती है ना, कि द देन मेंबर, जितने मेंबरशिप है उसका इफेक्टिव, एब्सेंटी को हटा के। ये कैसे होता है, ठीक है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है प्रेसिडेंट के रिमूवल में। यहाँ कौन सी मेजोरिटी है, स्पेशल मेजोरिटी होती है, तो एक बार देख लीजिएगा। तो ये तरीका है, बिल्कुल जिस तरीके से हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज हटाए जाते हैं उसी तरीके से हाई कोर्ट के भी जज हटाए जाते हैं। ऐसे नहीं कि जब मन मर्जी आया हटा दिए, तो फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। आई होप आपको ये क्लियर होगा। इसके अलावा उनको सैलरी भी मिलती है। सैलरी क्या मिलती है भाई, सब्चुरी अलाउंस वगैरह बहुत सारा मिलता है, उससे हमें लेना देना नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना है कि हाईकोर्ट जजेस की जो सैलरी होती है, हाईकोर्ट जजेस की जो सैलरी होती है, इनकी जो सैलरी होती है वो चार्ज होती है ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। लेकिन जो पेंशन होता है, देखिए यहां ऑब्जेक्टिव में फंसाएगा, वो होती है चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। जो सैलरी होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे चार्ज होती है, लेकिन पेंशन जो होती है वो सीएफआई, दैट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होती है। याद रखिए, चार्ज एक्सपेंडिचर मैं आपको पहले बताया हूं, 2 तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, चार्ज एक्सपेंडिचर और वोटेबल एक्सपेंडिचर। चार्ज एक्सपेंडिचर हाउस में डिस्कस किया जा सकता है, वोटिंग नहीं उस पर हो सकती है। वोटेबल एक्सपेंडिचर एज द नेम सजेस्ट वोटिंग की जा सकती है उस पर, ठीक है। होप आपको ये क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। यहां कुछ खास बात नहीं है, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया वही है। ट्रांसफर ऑफ जजेस, प्रेसिडेंट ट्रांसफर कर सकते हैं जज का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करके, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि इसका मिसयूज हो रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मिसयूज हो रहा था कि भाई मैं केंद्र में बैठा हूं, मैं पावरफुल लोग थंपिंग मेजोरिटी से हूं, मुझे पता है कि मेरे पार्टी के लोग का पटना हाई कोर्ट में ऐसे केस गया है, तो हम क्या करेंगे कि जज, और ये जज मुझे पता है कि ईमानदारी से काम करता है, मैं क्या करूंगा, राष्ट्रपति से उसको हटवा दूंगा, ट्रांसफर करवा दूंगा। पर ठीक है, तो इस चीज की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही आगे चल के कि भाई देखिए इसको एज अ वे ऑफ पनिशमेंट नहीं करना चाहिए, ये जनता के हित में हो लगे तभी ट्रांसफर हो। अब जैसे इसका एक बहुत ब्लैटेंट एग्जांपल देता हूं, जब दिल्ली हाईकोर्ट के जज के पास गड्डी, नोटों की गड्डी मिली, तो उन्हें जो भी किया प्रोसेस होना चाहिए, डिसिप्लिनरी एक्शन होनी चाहिए, ये वो लॉ के लोग ज्यादा अच्छा बताएंगे, उसको ना करके उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया। भाई जब देयर इज प्राइमा फेसी इट इज अपियरिंग दैट ही इज करप्ट टू द कोर, है ना, तो आप हाउ कम यू आर ट्रांसफरिंग हिम फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट? it is nothing but it is going to be a miscarriage of justice if he was in, if मैं जब शब्द जोड़ रहा हूं, मैं डिक्लेयर नहीं कर रहा हूं करप्ट है, बट इफ जोड़ रहा हूं, if he was corrupt
then he is also going to create some nonsense in Allahabad High Court also. So how come? I don't know rationality of this decision, पर जो भी है फिर वही है ना, कह देंगे कुछ तो अरेस्ट कर लिया जाएगा, केस हो जाएगा, जैसे आपको याद होगा दिव्य कीर्ति सर पे हो गया। मतलब हमारे देश के ना जजों को ना सच्चाई सुनने में डर लगता है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। चलिए छोड़िए सब बात, अब आ जाते हैं फिर वही चीज, जब इसका मिसयूज होने लगा तो थर्ड जजेस केस में आपको जैसा मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट फिर थोड़ा नरम हुआ और उसने कहा कि जब जज का ट्रांसफर हो किसी एक हाई कोर्ट से दूसरा हाई कोर्ट, तो अगेन सिर्फ कंसल्टेशन विद सीजीआई काफी नहीं है, आपको दो सीनियर मोस्ट जज के कोलेजियम, देखिए इंसेक्ट चल रहा है, दो सीनियर मोस्ट जज के कोलेजियम से आपको कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्टिंग चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस या टेम्पररी एक्टिंग चीफ जस्टिस क्या होता है? प्रेसिडेंट को पावर है कि जब प्रेजेंट चीफ जस्टिस जो है वो कार्य नहीं कर पा रहे, वेकेंट है सीट या किसी कारणवश वो कार्य नहीं कर पा रहे टेम्पररली, ठीक है, या टेम्पररली एब्सेंट है, तो किसी हाईकोर्ट के जज को एक्टिंग चीफ जस्टिस वो बना सकते हैं। ठीक, किसको ताकत है याद रखिएगा, यही सब चीजें जहां पूछा जाता है। एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हु कैन डू? प्रेसिडेंट। एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस, मान लीजिए कि बहुत ज्यादा वर्कलोड है हाई कोर्ट में, ठीक है, तो एडिशनल जज बुलाया जाए, एक्टिंग जज बुलाया जाए। इसका अगेन एडिशनल या एक्टिंग जजेस को भी बुलाने का, एक्टिंग या एडिशनल जजेस, इसका भी पावर प्रेसिडेंट को है, लेकिन किससे? आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कब? जब एरियर्स ऑफ वर्क बहुत ज्यादा हो, ठीक है, या कुछ जज हैं जो एब्सेंट हो, ड्यूटी नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं और एरियर्स ऑफ वर्क बहुत ज्यादा है, या कोई एक जज है जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का के जगह काम कर रहे हैं, तो उनकी जगह लेने के लिए किया जा सकता है। ये तब तक ऑफिस होल्ड कर सकते हैं जब तक जो जिनकी जगह थी, स्थान थी, वो लौट के जज नहीं आ जाते हैं। ठीक है, और पर एक कंडीशन है कि इनकी सारी क्वालिफिकेशन जज वाली होनी चाहिए और 62 ईयर्स के ऊपर वो नहीं कर सकते। सर 62 ईयर के ऊपर अगर कोई है तो क्या रिटायर्ड जज को एम्प्लॉय करने का प्रावधान है? वो भी है, पर थोड़ा अंतर है। रिटायर्ड जज इन दोनों को प्रेसिडेंट कर सकते हैं, है ना, प्रेसिडेंट। रिटायर्ड जज को हाईकोर्ट में प्लीड करने के लिए कौन अपॉइंट कर सकता है? इट्स नॉट प्रेसिडेंट बट इट्स चीफ जस्टिस, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट कर सकते हैं कि भाई किसी रिटायर्ड जज को एरियर ऑफ वर्क बहुत ज्यादा है कि भाई आप आइए और थोड़ा सा हाथ बटा दीजिए केसेस के लोड को कम करने में, बर्डन को कम करने में, ओवर स्ट्रेस को रिलैक्स करने में। तो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट करते हैं, पर अगेन इन कंसल्टेशन विद प्रेसिडेंट। ठीक है, इन कंसल्टेशन विद प्रेसिडेंट के बिना वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ऑब्वियस बात है जो पर्सन अपॉइंट हो रहा है उसके बिना उसके नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट के कंसल्टेशन में। तो याद रखिएगा, इन कंसल्टेशन विद प्रेसिडेंट, यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कोई रोल नहीं है, याद रखना है। देखिए बहुत बारीक बारीक चीजें हैं, है ना, इसीलिए मैं आपको साथ में पीडीएफ लेके खोला रहता हूँ। अच्छा, एक और चीज कि इनको क्या सैलरी, अब इनको जो सैलरी मिलती है वो चूंकि जज के रोल में तो वही वाली फैसिलिटी मिलेगी। ये तो रिटायर्ड हो गए हैं, तो इनको सैलरी एज डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति क्या सैलरी डिटरमाइन करेंगे? पावर प्रिविलेज जुरिडिक्शन। ठीक है, ये मतलब पावर प्रिविलेज जुरिडिक्शन तो वही होगा जो कोर्ट का है, जज का होता है, लेकिन सैलरी जो होगा वो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। मैं समराइज कर दूं, एक्टिंग और एडिशनल जज को प्रेसिडेंट नहीं, कौन नियुक्त करता है? प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं। ठीक, इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस, ऑब्वियस बात है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट में दो बात है, एक सेकंड रुक जाइए। एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अगर करना है तो कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। ठीक, एडिशनल जज को भी प्रेसिडेंट करेंगे, यही लिखा हुआ है। ठीक है, और जब रिटायर्ड जज को करना हो तो वो प्रेसिडेंट नहीं करेंगे, बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कहेंगे प्रेसिडेंट से कंसल्टेशन। तो इस बात को ध्यान रखना है। एक्सक्यूज मी, याद रखना है इस चीज को। आगे बढ़ा जाए, इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट। देखिए हाई कोर्ट के इंडिपेंडेंस
तो बहुत जरूरी है। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है तो ये सब दिक्कत। इंडिपेंडेंस ऑफ हाईकोर्ट, हाईकोर्ट का इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है। एक सफल डेमोक्रेसी के लिए जुडिशियरी का इंडिपेंडेंस होना, इंडिपेंडेंट होना, एक्सक्यूज मी, जुडिशियरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत ही जरूरी है। अब कैसे इंश्योर किया है हमारे संविधान की हाईकोर्ट की इंडिपेंडेंस होगी? तो पहला है मोड ऑफ अपॉइंटमेंट। आप देख रहे हैं अपॉइंटमेंट में सिर्फ एग्जीक्यूटिव का हाथ नहीं है, उसमें जुडिशियरी का भी वेटेज है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, उनको ऐसे ही नहीं आयाराम गयाराम हटाया जा सकता है, एक प्रॉपर प्रोसेस है ना, जो मैंने आपको बताया कि भाई कमेटी बनेगी, इंक्वायरी करेगी। पहली बात तो मोशन को जो आप ओरिजिन होगी किसी हाउस के अंदर, तो लोकसभा के अंदर हो रही है तो 100 मेंबर्स और राज्यसभा के अंदर है तो 50 मेंबर्स आनी चाहिए। कोई आर्बिट्ररी प्रोसेस नहीं, प्रॉपर प्रूवन मेथड से ही उनको हटाया जा सकता है। ठीक है, मिसबिहेवियर के लिए, प्रूवन इनकैपेसिटी के लिए। क्या ग्राउंड है हटाने का? तो ग्राउंड्स मैं आपको बता दूं, वो है मिसबिहेवियर, ठीक है, प्रूवन मिसबिहेवियर एंड और इनकम्पिटेंसी कही है ना। अगर कोई इनकम्पिटेंट है तो ये हटाया जा सकता है। अभी तक कोई नहीं हटाया, मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तीसरा, चार्ज, उनकी जो सैलरी होती है मैंने पहले बता दी, वो चार्ज होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे, और पेंशन जो होती है वो चार्ज होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। उनके कोर्ट की कार्रवाई को हाउस में डिस्कस नहीं किया जा सकता है। कोर्ट अपने कंटेम्प्ट के लिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है 1971, उसके तहत पनिश कर सकता है। कोर्ट को हक है कि वो अपने स्टाफ को अपॉइंट करे, इसमें कोई भी दखलंदाजी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर नहीं कर सकता है। कोर्ट की जुरिडिक्शन को कर्टेल नहीं की जा सकती है, याद रखिए, यहां पे ध्यान दीजिएगा। जुरिडिक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया है ना, उसको, उस जुरिडिक्शन को कर्टेल नहीं किया जा सकता है। लेकिन अदर जुरिडिक्शन को, शॉर्ट में लिख रहा हूं, अदर जुरिडिक्शन को पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही कैन ऑल्टर। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक माइन्यूट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको दे रखा है जुरिडिक्शन, वो तो किसी हाल में कर्टेल नहीं किया जा सकता, बढ़ाया जा सकता है, घटाया नहीं जा सकता। लेकिन जो अदर जुरिडिक्शन है उसको स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट दोनों अप डाउन कर सकता है। सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव से बिल्कुल इसकी एक स्ट्रॉन्ग वॉल से सेपरेटेड है ताकि कोई इंटरफेरेंस ना हो। अब जुरिडिक्शन एंड पावर्स ऑफ हाई कोर्ट देखते हैं। स्टेट में हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होती है, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, है ना, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, चाहे सिविल साइड हो चाहे क्रिमिनल साइड हो, दोनों जगह से वहां पे अपील आती है। कॉन्स्टिट्यूशन ने, सही बात है, याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ने डिटेल्ड प्रोविजन नहीं दिया है इसके जुरिडिक्शन का हाईकोर्ट का। उसने बस कह दिया है कि जो हाईकोर्ट की पावर थे कॉन्स्टिट्यूशन के लॉन्च करते समय वो तो रहेंगे ही, ठीक है, बाकी जुरिडिक्शन उसको पार्लियामेंट द्वारा दिया गया है, या ठीक है स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा, याद रखिएगा। ठीक, उसको बस संविधान ने कहा कि भैया जो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के समय जो उसके पावर थे, जुरिडिक्शन थे, तो वो तो रहेंगे ही, बाकी स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट उसके जुरिडिक्शन बना सकता है, और उसने बढ़ाया है। ये सब जुरिडिक्शन है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन, रिट जुरिडिक्शन, रिवाइजरी जुरिडिक्शन, सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, एक एक करके हम देखते हैं। तो क्या क्या सोर्स है जुडिशियल, उसके सोर्स हैं हाईकोर्ट के जुरिडिक्शन के? ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट है, एक्ट्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर है, इंडियन पिनल कोड है जिसका नाम बदल दिया गया है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, सबके नाम बदल दिए गए, भारतीय न्याय संहिता, है ना, ये सब ध्यान देख लीजिएगा। लेटर्स पेटेंट है, वैसे ऑप्शन आ जाता है यूपीएससी में, देखता हूँ 1 2 3 4 लाइन से उठता है, हालांकि अब कम लगना है, पर फिर भी आपको मिनिमम बेसिक देखिए। मैं फिर बताऊं, प्रीलिम्स में आप तब बाहर नहीं हो जाते हैं जब आप कुछ नया सवाल नहीं बना रहे हैं, तब आप बाहर हो जाते हैं जो सब लोग बना रहा है और आपसे नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये सब है, ये आ सकता है लिस्ट किन में से कहां से जुरिडिक्शन डिसाइडेड है, तो यहां से डिसाइडेड। ओरिजिनल जुरिडिक्शन है हाई कोर्ट का, बिल्कुल है। ओरिजिनल जुरिडिक्शन हाई कोर्ट का किस किस मैटर में है? मैटर ऑफ विल, मैरिज, डिवोर्स, कंपनी लॉ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ एमपी एमएलए, ठीक है, रेवेन्यू मैटर्स रिलेटेड सारे मुद्दे में डायरेक्ट आप समझ रहे हो, ओरिजिनल जुरिडिक्शन की डायरेक्ट आप जा सकते हैं बिना किसी लोअर कोर्ट गए हुए।
रेवेन्यू मैटर में है, फंडामेंटल राइट के हनन में भी है, आपको पता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ चार जो हाईकोर्ट थे, चार प्रेसिडेंसी, तीन प्रेसिडेंसी और दिल्ली हाईकोर्ट के, उनके पास कुछ अलग भी ओरिजिनल जुरिडिक्शन है सिविल के साइड के हायर ऑर्डर का। क्रिमिनल और सिविल में आप अंदर समझते होंगे, जमीन जायदाद ये सब सिविल है, मर्डर, रेप, थ्रेट, चोरी डकैती सब क्रिमिनल ऑफेंस है। 1973 से पहले तीनों प्रेसिडेंसी कोर्ट के पास कुछ और भी ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिडिक्शन थे, समझ रहे, याद रखिएगा। हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिडिक्शन नहीं होता है कि डायरेक्ट क्राइम किया और मामला हाई कोर्ट में चला गया, पहले वो लोअर कोर्ट में जाएगा, वहां के फैसले को आप चुनौती देके हाई कोर्ट में आ सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन तीन प्रेसिडेंसी कोर्ट के पास 1973 से पहले ओरिजिनल जुरिडिक्शन था, किससे रिलेटेड टू क्रिमिनल केस, पर अब उसे एबॉलिश कर दिया गया। रीट जुरिडिक्शन आपको अच्छे से पता है, बस इतना ही बता दूं, रीट जुरिडिक्शन जो होता है आर्टिकल 226 के तहत होता है हाई कोर्ट का, और आर्टिकल 32 के तहत होता है सुप्रीम कोर्ट का। और यहां से स्टेटमेंट यूपीएससी उठाता है कि रिट जुरिडिक्शन जो होता है ऑफ हाई कोर्ट इज ग्रेटर देन रिट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऐसा मैं आपको पहले भी बताया हूं, क्यों, क्योंकि हाई कोर्ट जो होता है वो अदर मैटर्स के लिए भी रिट्स जारी कर सकता है। 5 रिट का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएं। हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, सर्टियोरारी, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो। तो हाई कोर्ट जो है वो रिट जुरिडिक्शन अदर मैटर्स के लिए भी कर सकता है, नॉट ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स। पर सुप्रीम कोर्ट स्ट्रिक्टली संविधान के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मैंडेटेड है, वो सिर्फ और सिर्फ रिट जुरिडिक्शन फंडामेंटल राइट्स के हनन के लिए कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक। इसके अलावा एक चीज याद रखिएगा, आजकल ऐसे भी सवाल यूपीएससी पूछने लगा है कि सर फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो क्या हम डायरेक्ट जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट? जा सकते हैं, लेकिन समझिएगा एक केस था फेमस जिसका नाम है चंद्र कुमार केस। चंद्र कुमार केस में कहा कि चंद्र कुमार केस में दो बात कही गई थी। एक तो कही गई थी कि अगर आपके पास, आप आ तो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आपके पास हाईकोर्ट अवेलेबल है और आपके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो फर्स्ट यू शुड अप्रोच हाईकोर्ट। एक बात। दूसरी चीज, इस केस में कहा गया था कि रिट जुरिडिक्शन जो है वो पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है। तो एक इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि जो रिट जुरिडिक्शन है किसका, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों का, दैट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, है ना, दैट इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो आप इसका संविधान इसको छीन नहीं सकता, सॉरी पार्लियामेंट इसको छीन नहीं सकता, यह स्टेट लेजिस्लेचर। आई होप आपको ये क्लियर होगा। बढ़ू आगे। एपलेट जुरिस्डिक्शन, जो अपील के थ्रू हाई कोर्ट पे आ सकता है। अब यहाँ सिविल साइड भी है, क्रिमिनल साइड भी है, आइए देख, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, जो एपलेट जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट का, दैट इज वाइडर देन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव। सिविल मैटर, सिविल साइड में क्या है, कोई सिविल केस फर्स्ट अपील में आ सकता है हाई कोर्ट के पास अगर उसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट इन्वॉल्व है और एक सर्टेन अमाउंट से एक्सीड करता है। वो हमें जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग कोई लॉ के स्टूडेंट नहीं है। मतलब पहले अपील में आ सकता है वहां से अगर लॉ, कोई मैटर ऑफ लॉ इन्वॉल्व है या मैटर ऑफ फैक्ट इन्वॉल्व है और एक सर्टेन अमाउंट से, सिविल साइड की बात कर रहा हूँ, नॉट क्रिमिनल ऑफेंस, और एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है। सेकेंड अपील में भी आ सकता है, ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट से, अगर वहां सिर्फ मैटर ऑफ लॉ है, नॉट फैक्ट। तो फर्स्ट अपील में लॉ एंड फैक्ट दोनों, सेकेंड अपील में ओनली मैटर ऑफ लॉ है, नॉट फैक्ट, ठीक है। इसके अलावा कुछ हाईकोर्ट, जैसे तीनों प्रेसिडेंसी हाईकोर्ट रहे हैं, कलकत्ता, बॉम्बे, मैड्रास, वहां उनका नाम अभी तक नहीं बदला है, भले वो चेन्नई हो गया पर नाम वही है। ये लास्ट में लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है। इन तीनों के केस में क्या है, इनके पास इंट्रा कोर्ट अपील भी है कि आप अपने ही एक ही कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट आप उसी कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है, और डिवीजन बेंच पे हो जाता है। इसके अलावा हाईकोर्ट के पास जो ट्रिब्यूनल से जो अपील है वो भी आता है सिविल साइड में। अब देखिए, पहले क्या था कि ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट लोग डायरेक्ट चले जाते थे सुप्रीम कोर्ट में, पर अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अगर आप ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट, डिसीजन के अगेंस्ट, फर्स्ट यू हैव टू कम टू हाई कोर्ट, देन यू हैव टू गो टू सुप्रीम कोर्ट। तो ध्यान रखिएगा, एक सेकेंड।
फैक्ट्स तो बहुत है देखिए इस पॉलिटी के अंदर, पर कुछ कर नहीं सकते, करना तो है ही ना भाई। कई बार पढ़ेंगे, लेक्चर देखेंगे तो धीरे धीरे याद होगा। अभी मैं भी कई बार कंफ्यूज जाता हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा ना मैं उस टीचर जैसा हूँ कि मेरे को सब मुझे आता है, ठीक है, बिल्कुल आता है, पर आदमी कंफ्यूज हो जाता है, और इतना वाइड है इसका स्पेक्ट्रम कि कंफ्यूज होना लाजमी है। पर अगर 20 क्वेश्चन आ रहा है तो अगर आप तरीके से पढ़े हैं तो 18-19 निकल जाएंगे। पॉलिटी अक्सर सेफ साइड पे रहता है, एक आध तो कंट्रोवर्शियल भी होता है, कई बार यूपीएससी खुद ही क्वेश्चन को विड्रॉ कर लेता है, इस चक्कर में इतना कंट्रोवर्सी हो जाता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि पहले था कि ट्रिब्यूनल के फैसले को, अब क्या है कि ट्रिब्यूनल से आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यू कैनॉट गो डायरेक्ट फ्रॉम टू सुप्रीम कोर्ट, यही बात वहां लिखी हुई है, ठीक। अब आ जाते हैं, एपलेट जुरिडिक्शन है हाई कोर्ट का, इवन बिल्कुल, और भी है एपलेट जुरिडिक्शन हाई कोर्ट का किस मैटर में, क्रिमिनल मैटर में। कोई भी देखिए, क्रिमिनल साइड में जो सबऑर्डिनेट कोर्ट में हाईएस्ट कोर्ट होता है दैट इज सेशन कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट एक ही चीज है, जब वो सिविल साइड के केस सुनता है, दैट इज किसी हाई कोर्ट से जस्ट नीचे जो कोर्ट होता है उसका नाम है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहलाता है जब वो सिविल साइड के केस सुनता है, और सेशन कोर्ट जब वो क्रिमिनल साइड के केस सुनता है। तो कोई भी सजा जिसमें 7 साल से ऊपर की सजा है वहां से अपील जा सकता है आपको हाई कोर्ट में। इसके अलावा अगर कैपिटल पनिशमेंट है किसी को, सेशन कोर्ट ने दे दिया, तो वो अपील करे ना करे, हाई कोर्ट उसको कंफर्म करेगा तभी वो एग्जीक्यूट हो सकता है, ऐसे एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है, ठीक है। वही चीज यहां लिखा गया, बाकी से कुछ खास बात नहीं है। इसके अलावा कई बार जो है क्रिमिनल एक जज, जो जजमेंट फ्रॉम द असिस्टेंट सेशन जज, मेट्रोपॉलिटन जज, छोटे छोटे मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स होते हैं, वहां से भी जज जो है एपलेट जुरिडिक्शन है इसके पास, क्रिमिनल मैटर्स के पास, वही लिखा हुआ है। इन सम केसेस स्पेसिफाइड इन वेरियस प्रोविजंस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, द अपील्स फ्रॉम जजमेंट ऑफ असिस्टेंट जज, सेशन जज, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और अदर मैजिस्ट्रेट्स लाइक टू द हाई कोर्ट, जो मैं आपको बोला। सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन, सीधी सी बात है, हाई कोर्ट जो है वो सबसे बड़ा कोर्ट होता है किसी स्टेट में, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, तो उसकी सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन है सभी कोर्ट के ऊपर, ठीक है, एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट और ट्रिब्यूनल, याद रखिएगा। मिलिट्री कोर्ट और ट्रिब्यूनल के ऊपर उसकी सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन नहीं है, बाकी उसके ऊपर सारे कोर्ट और ट्रिब्यूनल के जो उसके जुरिडिक्शन में काम करे उसके ऊपर उसकी सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन है, ठीक है। क्या क्या है कि भाई उनको वो गाइड कर सकता है, उनको वो फीस क्या एप्लीकेबल होगी शेरिफ क्लर्क को, उसको डिसाइड कर सकता है, ठीक है, वो रूल्स बना सकता है उनको ऑपरेशन के, जनरल सी बातें, हैव अ लुक। ये बहुत ब्रॉड है, इट एक्सटेंड्स टू ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स, उसके जुरिडिक्शन में जो है वो सारे कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स में जाता है, भले वो उसके अपने जुरिडिक्शन में भले हो ना हो, तब में जाता है, एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स, याद रखिएगा, ठीक है। केवल एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल सुपरिटेंडेंस भी इन्वॉल्व है और एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरिटेंडेंस भी। एडमिनिस्ट्रेटिव की कैसे फंक्शनिंग चल रहा है, जुडिशियल की भाई क्या तूने वर्डिक्ट दिया, उसको भी वो सुपरवाइज कर सकता है। रिविजनल जुरिडिक्शन भी है, कहीं से वो विड्रॉ कर लेगा केस अपने पास लोअर कोर्ट से और उस पर फैसला सुना देगा, ठीक है। सुओ मोटो भी है और अपील के थ्रू, वही बात वो कह रहा है कि सुओ मोटो से भी आ सकता है कि भाई खुद भी वो विड्रॉ कर सकता है या किसी के अपील के थ्रू विड्रॉ कर सकता है, कि हाँ भाई उसे लग रहा है कि ये सो एंड सो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सही काम नहीं कर रहा है, उसके केस को आप अपने पास बुला करके वो डील कर सकता है। लेकिन ये कहता है कि ये जो विड्रॉइंग वाला है कि आप जुरिस्डिक्शन के आप केस को बुला के खुद फैसला दे दे, ये स्पेरिंगली यूज होना चाहिए, मिसयूज नहीं होना चाहिए, ये कह रहा है। कब होना चाहिए, जब उसको लग रहा है कि जो सुप्रीम जो लोअर कोर्ट है वो अपने जुरिस्डिक्शन को पार कर रहा है, या मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो रहा है, या ग्रॉस वायलेशन ऑफ जस्टिस हो रहा है, या लॉ का गलत इंटरप्रिटेशन हो रहा है ना, ये एरर ऑफ लॉ है, इस केस में वो विड्रॉ करके खुद फैसला सुना सकता है, या उसको समझा के मैटर को रिटर्न कर सकता है लोअर कोर्ट। कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, आप समझ सकते हैं अच्छे से कंट्रोल है। जो भी अपॉइंटमेंट होते हैं वो गवर्नर, इट इज कंसल्टेड बाय द गवर्नर इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट पोस्टिंग। आपको पता है अपॉइंटमेंट कौन करता है, एक्सेप्ट टू द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, गवर्नर अपॉइंट करते हैं, और वो कंसल्ट करते हैं किसको, जो भी लोअर कोर्ट में जजेस वजेस अपॉइंट हो रहे हैं वो गवर्नर अपॉइंट करते हैं, और उस सारे प्रक्रिया में वो कंसल्ट करते हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को और हाई कोर्ट के, ठीक है, हाई कोर्ट को कंसल्ट करते हैं, वहां वो कोलेजियम को कंसल्ट करें या उसमें साइलेंट है संविधान, और किसको कंसल्ट करते हैं, हाई कोर्ट को कंसल्ट करते हैं इन सारे मैटर में, एक्सेप्ट डिस्ट्रिक्ट जज के उसमें, ठीक। इसके अलावा जजेस का प्रमोशन हो लोअर कोर्ट के, लीव लेना है, ट्रांसफर है, या अदर मैटर है अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज, उसको भी गवर्नर करते हैं इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट। फिर वही चीज जो मैंने आपको बताया, इतनी ताकत है कि केस को विड्रॉ करे,
या लौटा दें उसको समझा बुझा के लोअर कोर्ट को, या खुद ही डिस्पोज ऑफ कर दे, कोर्ट को मामला देख ले। उनके फैसले जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पूरे देश के हर कोर्ट पे लागू होते हैं, उसी तरह से इसके फैसले उसके जुरिसडिक्शन में सारे कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड आर्मी ट्रिब्यूनल्स एंड कोर्ट्स के अलावा हर जगह लागू होते हैं। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, दो चीज होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कि उसके जजमेंट सभी पर लागू होते हैं, वैलिड है, कैन बी यूज एज प्रेसिडेंट, कि मैं कोर्ट कर सकता हूं कि हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया तो लोअर कोर्ट को भी यही लागू होना चाहिए। ठीक, दूसरा चीज इसमें एक और चीज आता है कि वो अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकता है। अब कंटेम्प्ट के लिए पनिशमेंट इंप्रिजनमेंट भी हो सकता है, फाइन भी हो सकता है, बोथ हो सकता है। एक बात याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहीं भी संविधान में डिफाइंड नहीं है, उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। कंटेम्प्ट मैं पहले ही बताया हूं दो प्रकार का होता है, एक होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दो प्रकार का होता है, एक होता है सिविल कंटेम्प्ट, सिविल कंटेम्प्ट, एक होता है आपका क्रिमिनल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट और सिविल कंटेम्प्ट में क्या अंतर है? सिविल कंटेम्प्ट हो गया भाई डिसओबे कर दिया हमने कोर्ट को, कोर्ट ने फैसला दिया हम उसकी बात नहीं माने, है ना, तो विलफुल डिसओबे हो गया, तो अपनी मर्जी से डिसओबे करना, तो ये सिविल साइड का कंटेम्प्ट है। क्रिमिनल साइड का कंटेम्प्ट क्या है सर? क्रिमिनल साइड में भी कंटेम्प्ट है कि भाई आपने कुछ ऐसा छाप दिया जो स्कैंडलाइज कर रहा है कोर्ट को, कोर्ट के वैल्यू को कम कर रहा है, कोर्ट के जस्टिस डिलीवरी में हिंडर कर रहा है, दिस कैन ऑल बी क्लासिफाइड एज क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, तो आपको पता है कोर्ट ऑफ लॉ जो है उसमें कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में ये दोनों चीज आती है कि उसके सारे जजमेंट्स बाय लॉज जो भी होंगे वो दैट विल बी टेकन एज अ प्रेसिडेंस इन द लोअर कोर्ट रेफरेंस, और इट हैज पावर टू पनिश। हमने देख लिया सारा चीज। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में हाई कोर्ट को भी है ताकत कि वो अपने फैसले को रिव्यू एंड करेक्ट हिज ओन जजमेंट, ऑर्डर और डिसीजन, है ना, वो करेक्ट कर सकता है। यहीं पर यूपीएससी ने एक बार कंफ्यूज कराया था, याद रखिएगा, इस लाइन को पढ़िए। एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हाई कोर्ट हैज पावर टू रिव्यू एंड करेक्ट इट्स ओन जजमेंट और डिसीजन, इवन दोनों पावर ऑफ रिव्यू इज कन्फर्ड ऑन इट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हाई कोर्ट को खुद के फैसला का रिव्यू करने का पावर कर सकता है, ऐसा नहीं है, और करता है, लेकिन यह ताकत संविधान ने नहीं दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में संविधान ने स्पेशली ये पावर कन्फर किया है। ये मेरा गलत हुआ था, ये शायद 2022 का सवाल है, इसमें एक और कंट्रोवर्सी भी हुई थी इसको, इसमें लेके ऐसा आ गया था कि हाई कोर्ट कैन रिव्यू इट्स डिसीजन, तो कुछ लोगों ने इसको करेक्ट माना था, कुछ लोगों ने इसको रॉन्ग माना था। ठीक है, क्योंकि मुझे जहां तक याद है उसको कॉन्स्टिट्यूशन सब जुड़ा हुआ था, तो कॉन्स्टिट्यूशन सब जुड़ने की वजह से वो स्टेटमेंट फॉल्स हो गया था। मैंने भी उसको ट्रू मार दिया था कि भाई हाई कोर्ट तो अपने फैसले को रिव्यू करता ही करता है, लेकिन करने की उसको क्षमता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा मैंडेटेड नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आप समझ सकते हैं किस तरह से बारीक तरीके से उठता है कि इवन इतनी कंट्रोवर्सी हो जाती है सवालों के ऊपर। आगे बढ़ते हैं, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। हाईकोर्ट के पास बिल्कुल ताकत है, वो नॉट ओनली स्टेट लॉ सेंट्रल लॉ, यहां भी लोग गलती करते हैं, लोगों को लगता है कि सिर्फ स्टेट लॉ को देख सकते हैं ना, वो सेंट्रल लॉ को भी देख सकता है हाईकोर्ट किसी स्टेट का, क्योंकि सेंट्रल लॉ पूरे देश में लगता है तो उसके जुरिसडिक्शन में आ गया। तो हाईकोर्ट जो है सेंट्रल लॉ को भी रिव्यू कर सकता है कि अगर वो संविधान के वायलेशन है प्रोविजन का, या जो बॉडी ने बनाया है जिस कानून को वो उसके जुरिसडिक्शन से बाहर है, या उसको लगता है कि इट इज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो उसको स्ट्राइक डाउन कर सकता है। ठीक है, एक और चीज है जुडिशियल 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जैसे मैंने आपको बताया श्रीमती इंदिरा गांधी लाई थी, और बहुत ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ड्रैकोनियन कानून था, उन्होंने बहुत कुछ पलटने की कोशिश की थी, संविधान की रंग रूपरेखा बदलने की कोशिश की थी, उसमें उन्होंने कह दिया था कि जुडिशियल रिव्यू हाईकोर्ट से छीन लिया था, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट में जब जनता पार्टी की सरकार आई तो वापस से उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। यही चीज है यहाँ पे, जो कौन सा कोर्ट कहाँ है देखिए, गुवाहाटी हाईकोर्ट, इसके जुरिसडिक्शन में असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल सब आते हैं, है ना। कलकत्ता में मैंने आपको बताया कलकत्ता हाईकोर्ट में अंडमान आता है, महाराष्ट्र बॉम्बे हाईकोर्ट में महाराष्ट्र, गोवा, दमन, दीव, दादर, नगर हवेली सब आ जाते हैं, लक्षद्वीप केरला में आता है, पुडुचेरी मैड्रास में आता है, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब एंड हरियाणा में आता है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये पहले नहीं था, संविधान के द्वारा नहीं था, 7th अमेंडमेंट एक्ट द्वारा ये चीज मैंडेट किया गया। यहाँ कुछ खास बात नहीं है,
ये कुछ खास बात नहीं है। ये मैंने वही बताया कि जो नाम भले बदल गए, कैलकाटा कोलकाता हो गया, बॉम्बे मुंबई हो गया, मैड्रास चेन्नई हो गया, तो ये हमारे देश में एक चुल है नाम बदलने की, सब सरकार की। मैं भी बनूंगा, मेरी भी आदत है, कुछ इस देश की मिट्टी में ही है, लोगों को नाम बदल देखते नहीं है। फॉरेन वॉरेन में जनरली आप देखेंगे तो एक आदमी का घर पे भी वही नाम, बाहर भी वही, लेकिन इंडिया में अब हुआ है चलन। पहले था कि घर का अलग नाम है, बाहर का अलग नाम है, जैसे मेरा ही घर का अलग नाम है, बाहर का अलग नाम है। तो वही चीज है, नाम में कुछ ज्यादा ही हम लोग इंपॉर्टेंस ढूंढते हैं इस देश के लोग। ठीक है, तो ये क्लियर है। इसी के साथ हम लोग आज का चैप्टर का दी एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक छोटी सी चीज लास्ट लेक्चर से रिलेटेड कहनी है। लास्ट लेक्चर में मैंने एक छोटा सा एक गलत बता दिया था, बहुत छोटा सा एक फैक्ट था। मैंने बता दिया था कि जो न्यूली इलेक्टेड एमएलएज होते हैं, दोनों चाहे विधान परिषद या विधानसभा के, उन्हें ओथ कौन दिलाता है? मैंने बताया था कि उन्हें ओथ स्पीकर दिलाते हैं, नहीं, उन्हें ओथ जो होते हैं गवर्नर दिलाते हैं। हालांकि मैंने कहा था कि मुझे लग रहा है ये गलत है, पर वो सही लिखा हुआ था। जनरल लक्ष्मीकांत गलत नहीं लिखता है ना। तो पर कंफ्यूजन था तो मैंने कह दिया था आपको, वो गवर्नर दिलाते हैं, ये बात याद रखिएगा। आई होप आपको ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी के साथ मैं आज का लेक्चर एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।